हमने दिल्ली सल्तनत को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रख दी है। 21 अप्रैल कल रात धूल, तलवारें, घोड़े और तोपों की गड़गड़ाहट। एक तरफ था दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी, दूसरी तरफ काबुल से आया एक महत्वाकांक्षी योद्धा बाबर। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। बाबर फरगना उज्बेकिस्तान का शासक, तैमूर और चंगेज खान का वंशज। वह समरकंद जीतना चाहता था लेकिन असफल रहा। फिर उसकी नजर हिंदुस्तान पर पड़ी। धन, उपजाऊ जमीन और राजनीतिक अस्थिरता। 1524 से उसने भारत पर कई छोटे हमले किए। फिर आया निर्णायक वर्ष 1526। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। उसकी सेना बड़ी थी, लगभग 1 लाख सैनिक, 1000 से ज्यादा हाथी। लेकिन समस्या थी, अफगान सरदार उससे खुश नहीं थे। आंतरिक विद्रोह बढ़ रहा था। कुछ सरदारों ने ही बाबर को भारत आने का न्योता दिया। बाबर की सेना छोटी थी, लगभग 12,000 सैनिक, लेकिन उसके पास था तोपखाना, बंदूकें, तुर्की युद्ध रणनीति, तुलुगमा पद्धति। उसने अपने तोपों को रस्सियों से बांधकर रक्षा दीवार बनाई। ये रणनीति भारत में नई थी। तभी बाबर की तोपें गरजी। भारतीय युद्ध भूमि पर पहली बार इस स्तर पर तोपों का उपयोग हुआ। घेराबंदी की हथियार अपनाई। लोदी की सेना चारों तरफ से फंस गई। युद्ध कुछ ही घंटों में खत्म हो गया। इब्राहिम लोदी मारा गया। दिल्ली सल्तनत समाप्त। बाबर बना हिंदुस्तान का नया शासक। यहीं से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इस युद्ध का वर्णन किया। भारत में बारूद और तोपों का निर्णायक उपयोग, मुगल साम्राज्य की नींव। अगर बाबर हार जाता तो शायद भारत का इतिहास अलग होता। पानीपत का मैदान आज शांत है, लेकिन 1526 की गूंज आज भी इतिहास में सुनाई देती है। एक छोटा सा युद्ध जिसने 300 साल की हुकूमत की नींव रखी। 1504 एक बीमारी ने सब बदल दिया। मेरे बेटे, तुम भी बीमार हो। हाँ पिता, लेकिन मैं आपके लिए चिंतित हूं। मेरी जान ले लो, मेरे बेटे को बचा लो। कुछ ही समय बाद हुमायूं ठीक हुए और 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। उन्हें पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में काबुल में स्थानांतरित किया गया। हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठे, लेकिन वे अपने पिता जितने मजबूत प्रशासक नहीं थे। भाइयों में विवाद, अफगान सरदारों का विद्रोह, शेर शाह सूरी का उदय। मुगल सैनिकों, हुमायूं के पीछे चलो। हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा। वे फारस पहुंचे, वहां से सेना की मदद लेकर 1555 में दिल्ली वापस जीती। अब मुगल साम्राज्य एक बार फिर संकट में था। फिर वही पानीपत का मैदान। इस बार मुकाबला था। हमें 22 युद्ध जीते थे। मैं स्वयं को विक्रमादित्य घोषित करता हूँ। हुजूर, मुगल सत्ता खतरे में है। खतरे में? कैसे? विद्रोही चारों तरफ और खजाना खाली हो रहा है, तो हम क्या करें? मैं अकबर यहाँ अपनी हक की मांग करने आया हूँ। हट मत करो युवराज, यह सेना मेरा अधिकार है। अकबर के संरक्षक बैरम खान ने सेना तैयार की। मुगल सेना छोटी थी, लेकिन रणनीति मजबूत। यह युद्ध भयंकर है, लेकिन हम जीत के करीब हैं। सेना में अफरा तफरी मच गई। मुगलों ने मौका पकड़ा, हेमू पकड़े गए, युद्ध समाप्त। मुगल साम्राज्य बच गया। अकबर की सत्ता मजबूत हुई। अगर हेमू जीत जाते तो शायद इतिहास अलग होता। भारतीय इतिहास में कई राजा हुए, कई बादशाह आए और चले गए, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसने इतिहास को बदल दिया, जिसने दुश्मनों को हराया और दिलों को भी जीता। एक ऐसा शासक जिसने तलवार से ज्यादा दिमाग से राज किया। वह नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आज की इस खास डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे उनके पिता कौन थे, उनकी माँ कौन थी, वह कब पैदा हुए और कब इस दुनिया को अलविदा कहा। ये कहानी है संघर्ष की, शक्ति की और दूरदर्शिता की। उस समय अकबर के पिता हुमायूं अपने ही साम्राज्य से बेदखल थे। पहुंच गए। शेर शाह सूरी ने उन्हें हरा दिया था। वे भागते भागते सिंध पहुंचे।
वही बेहद कठिन हालात में जन्म हुआ एक बालक का जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उनकी मां थी हमीदा बानो बेगम, एक शिक्षित धार्मिक और मजबूत महिला। कहा जाता है कि उस समय परिवार के पास जश्न मनाने के लिए नहीं था। यह बच्चा एक दिन दुनिया में नाम करेगा। अकबर का बचपन युद्धों के बीच बीता। उन्हें किताबों की शिक्षा ज्यादा नहीं मिली, वे पढ़ना लिखना नहीं सीख पाए। लेकिन उनकी याददाश्त कमाल की थी, रणनीति समझने की क्षमता अद्भुत थी। असाधारण स्मरण, युद्ध कौशल, घुड़सवारी और तीरंदाजी में निपुण। मैंने दिल्ली का सिंहासन पुनः प्राप्त कर लिया। लेकिन 1526 में उनकी मृत्यु हो गई। अकबर केवल 13 साल के थे में अकबर को बादशाह घोषित किया गया, लेकिन असली सत्ता उनके संरक्षक बैरम खान के हाथों में थी। उसी साल हुई पानीपत की दूसरी लड़ाई। शुरुआत में शासन की बागडोर मेरे हाथों में थी। सभी आज्ञा का पालन करें। उनकी शिक्षा किताबों से नहीं बल्कि अनुभव और युद्ध भूमि से हुई। बिल्कुल सही, यही सच्चा ज्ञान है। मुगलों का सामना हुआ हेमू से। युद्ध भयंकर था, लेकिन अंत में मुगलों की जीत हुई। यही जीत अकबर के साम्राज्य की मजबूत नींव बनी। यह विजय चिरस्थायी साम्राज्य का सूत्रपात है। 1560 में अकबर ने खुद शासन संभाला। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुधार किए। जजिया कर समाप्त किया, मनसब प्रथा लागू की, भूमि राजस्व प्रणाली सुधारी, राजपूतों से मित्रता की, आमेर की राजकुमारी से विवाह किया, धार्मिक सहिष्णुता अपनाई। उनके दरबार में 9 रत्न प्रसिद्ध थे: तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, राजा टोडरमल और राजा मानसिंह। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। यह धार्मिक और दार्शनिक चर्चा का केंद्र बना। यहाँ सभी धर्मों के विचार मिलते थे। यहाँ हिफाजी मतों का सम्मान करते हुए अहिंसा और संवाद से सत्य की खोज, प्रेम और करुणा का संदेश। 1582 में उन्होंने दीन इलाही की स्थापना की। यह किसी धर्म को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि सबको जोड़ने की कोशिश थी। अकबर के समय मुगल साम्राज्य फैला। गुजरात, बंगाल, काबुल, राजस्थान, दक्कन के हिस्से। उन्होंने प्रशासन मजबूत बनाया, व्यापार बढ़ाया, कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। मैं सलीम हूं, जिसे जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है। मैं मुराद हूं, अकबर का मध्यम पुत्र। मैं दानियाल हूं, सबसे छोटा। इतिहासकारों के अनुसार अकबर की कम से कम 3 प्रमुख बेटियां थीं। कुछ स्रोत 4 का उल्लेख करते हैं। पिता, मैं विद्रोह करता हूं। सलीम, तुम्हारी यह हिम्मत! हाँ, अब और नहीं सहूंगा। बागी! फिर भी अकबर ने साम्राज्य को स्थिर रखा। बीमारी को कारण माना जाता है। उन्हें सिकंदरा में दफनाया गया। आज भी उनका मकबरा वहां मौजूद है। अकबर सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वे दूरदर्शी शासक थे, धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक थे। वही हिंदुस्तान रही, तुम्हारी हेकड़ी यही खत्म होगी। मुगल साम्राज्य की स्थायी वापसी। हेमू की आंख में तीर लगने के बाद युद्ध की दिशा बदल गई। उनका साम्राज्य उत्तर से मध्य भारत तक फैला। हल्दी घाटी के वीरों, आगे बढ़ो! अरे बाबा, कीदा, रणछोड़ की जय! मुगल चित्रकला और वास्तुकला का विकास इसी समय हुआ। महत्वपूर्ण निर्माण फतेहपुर सीकरी। इनमें से आराम बानो बेगम को अकबर बहुत पसंद करते थे। धार्मिक सहिष्णुता, मजबूत प्रशासन, सैन्य शक्ति, आर्थिक सुधार, सांस्कृतिक विकास। क्योंकि मुगल बादशाहों में कई शादियां राजनीतिक और कूटनीतिक कारणों से होती थीं। उन्होंने लगभग 39 वर्ष शासन किया, जो मुगल इतिहास में सबसे स्थिर और शक्तिशाली काल माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार हरम में सैकड़ों स्त्रियां रहती थीं, लेकिन वे सभी पत्नियां नहीं थीं। प्रमुख पत्नियां रुकैया सुल्तान बेगम। शुक्रिया जहांपना, हम आपकी कृपा से अभिभूत हैं। आमेर की राजकुमारी। इन शादियों का उद्देश्य अक्सर राजनीतिक गठबंधन मजबूत करना था। मुगल काल में शाही परिवार की शादियां अधिकतर राजनीतिक रणनीति का हिस्सा होती थीं। उनकी कहानी हमें सिखाती है, महानता संघर्ष से जन्म लेती है। अगर आपको इतिहास पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।